भविष्यवक्ता ने अपना सिर उठाया और आह भरी। उसने सोचा भी नहीं था कि फॉर्चून श्राइन के नेता ने जो कहा था वह सच होगा। उसने दूर तक देखा और एक खास महल को देखा। भविष्यवक्ता को शायद पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। फॉर्चून श्राइन दूर आकाश में एक दिव्य महल तैर रहा था। उसके सामने बहुत से लोग खड़े थे। एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति जिसका व्यवहार किसी दिव्य आत्मा जैसा था, उनकी ओर पीठ किए खड़ा था। वह फॉर्चून श्राइन का नेता था। उसने आकाश के सभी तारों को देखा। वह धीरे से मुड़ा और अपने सामने खड़े लोगों को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे दोस्तों, बहुत समय हो गया। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 1000 साल बीत गए, एक बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे की ओर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा और एक मेज की ओर बढ़ गए। सचमुच 1000 साल पहले आप सब यहाँ आए थे। मुझे याद है हमने यहाँ एक कप चाय भी पी थी। फॉर्चून श्राइन के नेता ने कहा। सभी लोग मेज पर बैठ गए और उनके सामने गिलास आए। फॉर्चून श्राइन के नेता ने सबको एक एक कप चाय दी। अब हम बूढ़े और थके हुए हो गए हैं, एक और बूढ़े व्यक्ति ने चाय पीते हुए आह भरते हुए कहा। उसने सिर उठाया और फॉर्चून श्राइन के नेता की ओर देखते हुए कहा, वे सारे छोटे लड़के कहाँ हैं जो आमतौर पर तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं? मैंने उन्हें कैद कर लिया है। फॉर्चून श्राइन के नेता ने शांति से कहा, मानो उसने कोई सामान्य बात कही हो। उसकी बात सुनकर बाकी लोग आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, पुराने दोस्त, तुम अब भी बहुत मजबूत हो। वे इतने सालों से मेरा अनुसरण कर रहे थे और आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि वे मेरी पीठ पीछे कुछ कर रहे थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरे कुछ राज बता दिए। फॉर्चून श्राइन के नेता ने आह भरते हुए कहा। वह निराश लग रहा था। कुछ लोग जो कम से कम 1000 सालों से उसका अनुसरण कर रहे थे ने दूसरे श्राइनों को उसके राज बता दिए थे। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वह बस निराश था। हमें पता है, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, उनमें से एक ने उदासीनता से कहा। उसने फॉर्चून श्राइन के नेता की ओर देखा और पूछा, वह व्यक्ति कौन है? इस समय अन्य लोगों ने हिलना बंद कर दिया और फॉर्चून श्राइन के नेता को घूरने लगे। भाग्य चक्र क्यों घूमा? किसी ने पूछा। कुछ पल चुप रहने के बाद फॉर्चून श्राइन के नेता मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं पता। मैं उनकी याददाश्त जांचूंगा। भले ही मुझे उन पर तरस आए, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। उन पर अत्याचार करो। बिल्कुल, किसी ने फॉर्चून श्राइन के नेता को बेरहमी से घूरते हुए कहा। उसकी आवाज़ ठंडी लग रही थी। उसकी बात सुनकर फॉर्चून श्राइन के नेता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उन पर अत्याचार करना आसान नहीं है। तो फिर उन सबको मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। किसी और ने भावशून्य होकर कहा। उस व्यक्ति का राक्षसी इरादा भयानक था। वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को मारना चाहता था। उस व्यक्ति की बात सुनकर फॉर्चून श्राइन के नेता ने अपना सिर उठाया। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भविष्य नहीं बता सकता था, इसलिए वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता था। 9 द्वीपों के महाद्वीप का बैठक स्थल इधर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के मंच के चारों ओर का प्रकाश पर्दा गायब हो गया। चिराग और 9 अन्य शक्तिशाली योद्धा मंच की ओर बढ़े। इसी समय हवा में दमनकारी शक्तियां फैल गई। दक्ष और बाकी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के ठीक बाद 10 श्राइन उनके खिलाफ लड़ने के लिए शक्तिशाली योद्धा भेजेंगे। मानस गंभीर और आदरपूर्ण लग रहा था। उसने अपनी हथेलियां इस तरह जोड़ ली, मनो उस पर कोई असर ही ना हो। सुनहरी रोशनियों ने उसे घेर लिया और वह अपनी शानदार बुद्ध वाणी में मंत्र जपने लगा। जीशान के चेहरे पर तीखी अभिव्यक्ति थी और उसने ऊर्जा छोड़ी। उनके दुश्मन बेहद ताकतवर थे। उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। मैं पहले स्थान पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए अब पूरे 9 द्वीपों के महाद्वीप को चकित करने का एक और मौका है। आनंद ने ये सब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह इन लोगों को नष्ट करने में कामयाब हो गया तो हर कोई उसकी प्रशंसा करेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी वह मुस्कुरा रहा था। इधर बाकी 6 लोग हैरान थे। वे प्रतिभाशाली थे। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शीर्ष 10 में आए थे। उन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत कुछ सहा था। उन्होंने 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लिया था ताकि वे और मजबूत बन सकें और एक श्राइन में शामिल हो सके। अब उनके प्रतिद्वंदी श्राइनों से थे, इसलिए लड़ाइयाँ बेहद कठिन होंगी। भविष्यवक्ता ने किसी को नहीं रोका। वह विचलित दिख रहा था। ये देखकर भीड़ आश्चर्यचकित थी, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को ये भी समझ आ गया कि भविष्यवक्ता 10 अलग अलग श्राइनों के उन शक्तिशाली योद्धाओं को नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उन्हें पता चले कि सभी श्राइनों के नेता एक साथ चाय पी रहे हैं तो उन्हें कैसा लगेगा।
मुझे ये चाहिए, किसी ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने काला वस्त्र पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था और अपनी काली काली आंखों से दक्ष को घूर रहा था। ये चिराग था। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम कई पवित्र तकनीकों को जानते हो और तुम प्रथम स्थान पर रहे। मुझे दिखाओ कि तुम सचमुच कितने ताकतवर हो। चिराग ने दक्ष को ठंडे उत्साह से घूरते हुए कहा। इधर दक्ष ने चिराग की ओर देखा। चिराग के हाथ में एक काला भाला दिखाई दिया। वह राक्षसी इरादे से भरा हुआ था जो उसके चारों ओर घूम रहा था। वह आसानी से लोगों को मार सकता था। चिराग की राक्षसी ऊर्जाएं अत्यधिक थी और दक्ष पर दबाव डाल रही थी। वह एक घमंडी, आक्रामक और अहंकारी राक्षस राजा अधिपति जैसा लग रहा था। मुझे दिखाओ कि दानव श्राइन के प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली हैं। दक्ष ने अपनी राक्षसी मंशा जारी करते हुए कहा। दक्ष के हाथ में एक विशालकाली राक्षसी तलवार प्रकट हुई। इधर नचिकेत वागधीश के सामने उतरा। वागधीश ने अपनी अग्नि ऊर्जा जारी की। नचिकेत एक अग्नि मास्टर था। उसने वागधीश को लालच भरी नजरों से देखा। वागधीश की अग्नि उसे और भी शक्तिशाली बना सकती थी। अन्य श्राइनों के अन्य शक्तिशाली योद्धा भी अपने विरोधियों के सामने उतरे। कुछ ही सेकंड में हवा में भयानक ऊर्जाएं फैल गई। कितना मजबूत! 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के प्रतिभागियों ने दक्ष सहित उन लोगों को देखकर कहा। इधर चिराग अपना राक्षसी भाला पकड़े दक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई और उसने जोरदार दहाड़ लगाए। वह बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। उसकी राक्षसी ऊर्जाएं और भी प्रबल होती जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी राक्षसी ऊर्जाएं और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। चिराग को देख रही भीड़ ने कहा। दक्ष बैठक में प्रथम स्थान पर था, इसलिए बहुत से लोगों का ध्यान उसकी लड़ाई पर था। उनमें से कई लोगों को चिराग डरावना लगा। इधर दक्ष ने पवित्र आत्मिक तलवारें छोड़ी, जिन्होंने उग्रता से गुनगुनाते हुए राक्षसी दबाव को दूर कर दिया। इसी समय चिराग अचानक तेज हो गया और भी भयानक राक्षसी ऊर्जाएं फैलने लगी। भयानक राक्षसी भाला अचानक आगे बढ़ा। राक्षसी ऊर्जाएं आपस में गुंथ गई। राक्षसी भाला एक अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने लगा। भाले में मौजूद ऊर्जाएं घातक थी। दक्ष को अपनी ओर बढ़ती ऊर्जाओं का एक आक्रामक भंवर महसूस हुआ। वह अचानक आगे बढ़ा और अपनी विशाल राक्षसी तलवार उठाए। तीक्ष्ण अस्त्र ऊर्जाएं आसमान की ओर फैलने लगी। राक्षसी भाला राक्षसी तलवार से टकराया और हवा कांपने लगी। दक्ष ने अपनी बाहों से और अधिक राक्षसी ऊर्जाएं जारी करते हुए तलवार में डाल दी। यह अविश्वसनीय ताकत थी, लेकिन फिर भी वह दबाव महसूस कर रहा था। उसके प्रतिद्वंदी का भाला बेहद सख्त था। ब्रेक! चिराग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसका भाला कांप उठा। दक्ष को आभास हुआ कि राक्षसी ऊर्जाएं तेजी से उसकी ओर आ रही है। चले जाओ! दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज से ध्वनि तरंगे शक्ति की एक लहर में संघनित हो गई। राक्षसी ऊर्जाएं फूट पड़ी। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हवा में गूंजने लगी, जिससे सभी चौंक गए। कितना भयानक है! कोई आश्चर्य नहीं कि दक्ष पहले स्थान पर रहा। उसकी ध्वनि तरंग शक्ति भयानक है, लेकिन चिराग भी दुर्ज है। उसका भाला लगातार विकसित हो रहा है और शक्तिशाली हो रहा है। अगर दक्ष इतना शक्तिशाली ना होता तो वह तुरंत मर जाता। भीड़ ने सोचा। चिराग दानव श्राइन का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उनके सर्वश्रेष्ठ साधना सम्राटों में से एक, जो लोग उसे पहले नहीं जानते थे। वह भी उसका नाम याद रखने वाले थे। इस जगह पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली योद्धा थे। इधर चिराग ने दक्ष से कहा, जैसा कि अपेक्षित था, तुम शक्तिशाली हो। फिर चिराग आगे बढ़ा। उसके साथ राक्षसी ऊर्जाएं भी आगे बढ़ी और भयानक गड़गड़ाहट की आवाजें हुई। जमीन जोर जोर से हिल रही थी। उसकी ऊर्जाएं जोर से गर्जना कर रही थी और उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। उसका भाला विभाजित होकर 12 भालों में बदल गया। सभी भाले एक साथ दक्ष की ओर बढ़ रहे थे। हर भाला एक काले ड्रैगन जैसा लग रहा था जो उत्सुकता से दहाड़ रहा था। सिर्फ उसकी आवाज ही कमजोर लोगों को मार सकती थी। दर्शक दीर्घा में कोई जोर से चीखा। उसे लग रहा था कि ध्वनि तरंगों की वजह से उसका सिर फट जाएगा। कितना डरावना है! भीड़ ने कहा। कई लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, दक्ष ऐसे हमलों का विरोध कैसे कर सकता है? इधर युद्ध मंच पर दक्ष का चेहरा एकदम काला पड़ गया और वह जवाब में आगे की ओर बढ़ा। उसने एक बार फिर अपनी विशाल राक्षसी तलवार अपने सामने उठाई। दक्ष ने ड्रैगन की तरह दहाड़ लगाई, जिससे जमीन कांप उठी। राक्षसी भाले एक के बाद एक टूटने लगे, लेकिन सभी नहीं। ब्रेक!
दक्ष ने कहा। हवा में एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई और राक्षसी भालों को कुचलती रही। हथियार ऊर्जा हवा में भर गई। साथ ही उसने अपनी विशाल राक्षसी तलवार से हमला किया और चिराग को पीछे धकेल दिया। अरे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के तुरंत बाद ऐसी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, किसी ने कहा। कई लोग अपनी मुट्ठियां भी रहे थे। दक्ष उद्धण चिन्ह जया ने घबराते हुए कहा। हालांकि दक्ष चिराग को बार बार पीछे धकेल रहा था, लेकिन चिराग बेहद ताकतवर था। उसके राक्षसी भले में भयानक ताकत थी। दक्ष को भी वह अद्भुत रूप से शक्तिशाली लगा। इधर विश्वनाथ और बाकी लोग भी घबराए हुए लग रहे थे। चिराग ताकतवर था, लेकिन नचिकेत और बाकी लोग भी ताकतवर थे। वे सभी साधना सम्राटों में अद्वितीय योद्धा थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने वालों से भी ज्यादा ताकतवर लोग थे। श्राइनों के वे प्रतिभाशाली लोग बाकी सभी से घृणा करते थे। भाई दिया ने कहा। दिया अपने भाई वागधीश रेड क्लाउड क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट को घूर रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन नचिकेत के हमले भयावह थे। भाई दक्ष, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, दिया ने कहा। दिया ने दक्ष की ओर देखा। जब उसने देखा कि दक्ष ठीक है तो उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका भाई वागधीश अब खतरे में था। वह और बाकी लोग भी उत्पीड़ित थे। केवल मानस, जीशान और आनंद ही अपने विरोधियों का विरोध करने में कामयाब रहे थे। दिया ने दक्ष की ओर देखा। जब उसने देखा कि दक्ष ठीक है तो उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका भाई वागधीश अब खतरे में था। वह और बाकी लोग भी उत्पीड़ित थे। केवल मानस, जीशान और आनंद ही अपने विरोधियों का विरोध करने में कामयाब रहे थे। हालांकि यह कहना असंभव था कि उनमें से कोई भी अपने प्रतिद्वंदियों को हरा सकता है, क्योंकि योद्धाओं ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इधर चिराग दक्ष को घूर रहा था। उसकी आंखें 2 अंधेरी गुफाओं की तरह थी, बिल्कुल काली। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के प्रथम योद्धा ने निराश नहीं किया है। अब अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तक तुमने जो किया है वह पर्याप्त नहीं था, चिराग ने ठंडे स्वर में कहा। वह धीर था। उसने मानस और दक्ष का जबरदस्त युद्ध देखा था। वह नहीं जानता था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उसे आत्मविश्वास था और उसे लगता था कि वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। उसे ये भी विश्वास था कि वह श्राइनों के अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी हरा सकता है। इधर दक्ष ने चिराग को देखा। चिराग के पीछे एक राक्षस राजा प्रकट हुआ। उसके बाद राक्षसी रोशनियां चमक उठी। दक्ष ने राक्षस राजा के शरीर को 9 राक्षसी छायाओं में बढ़ते देखा। 5 नीचे, 3 बीच में और एक ऊपर 9 राक्षस राजा थे। उनमें से एक शक्तिशाली राजा ऊर्जा निकलती रही। वह एक अद्वितीय राक्षस योद्धा जैसा लग रहा था। वातावरण में भयानक राक्षसी ऊर्जाएं फैल रही थी। राक्षस राजा अहंकारी लग रहे थे। वातावरण दमनकारी हो गया। दक्ष ने आत्मिक तलवारें और अवशोषित ब्रह्मांडीय ऊर्जा की असीम मात्रा छोड़ी। उसके चारों ओर 9 शब्द प्रकट हुए और तैरने लगे। एक प्राचीन और दमनकारी ऊर्जा ने हवा को भर दिया। दक्ष एक प्रतिभाशाली योद्धा के सामने लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे दिखाओ कि तुम कितने शक्तिशाली हो सकते हो, चिराग ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल 9 राक्षस राजा दक्ष की ओर बढ़े। उनसे विस्फोटक शक्ति निकल रही थी। 9 राक्षस राजाओं ने एक साथ अपने हाथ ऊपर उठाए और भयंकर चीखें निकाली। उनकी हरकतें एक जैसी थी और उनकी विस्फोटक शक्ति बढ़ती जा रही थी। दक्ष ठंडा और विरक्त लग रहा था। उसने अपने आकाश दमन मुक्के का इस्तेमाल किया और हवा में मुक्का मारा। अवशोषित ब्रह्मांडीय ऊर्जा हवा में फैल गई और एक विशाल मुक्का राक्षस राजाओं से टकराया। भयानक ऊर्जाएं फूट पड़ी। चिराग उत्साहित लग रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और भयानक राक्षसी ऊर्जाएं दक्ष की ओर बढ़ती रही। वह दक्ष को नष्ट करना चाहता था। दक्ष ने अपना सिर उठाया और अपनी विशाल तलवार ऊर्जा छोड़ी। विशाल तलवार ऊर्जाओं ने चिराग की राक्षसी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। दक्ष वाकई बहुत ताकतवर है। तमाम उम्मीदों के विपरीत वह चिराग से मुकाबला कर सकता है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि चिराग कितना ताकतवर हो सकता है। शाइनों के लोग कई अलग अलग तरीकों से लड़ सकते हैं, भीड़ ने कहा। इधर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के सभी लोग दक्ष जैसे नहीं थे। नचिकेत के पंख फिनिक्स पक्षी जैसे थे। वह एक शाइन से था और वह चिराग से ज्यादा कमजोर नहीं हो सकता था। इस समय उसके हाथों में आग प्रकट हुई जो जीवंत लग रही थी। उसकी आग वागधीश की ओर बढ़ी। वागधीश ने अपनी ओर बढ़ रही आग पर आग से हमला किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी आग तुरंत गायब हो गई। मरो। इसी समय नचिकेत ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आग एक अग्नि गदा में बदल गई और अब और भी भयानक लग रही थी। वह अपने प्रतिद्वंदी को कुचल देना चाहता था।
वागधीश ने और भी लपटें छोड़ी जो मानो उसके चारों ओर हवा में नाच रही थी। लपटें एक भयानक अग्नि कवच में बदल गई। इसी समय प्रकाश की 9 भयानक किरणें एक साथ अग्नि कवच पर टूट पड़ी, लेकिन वे उसे भेद नहीं पाए। ये देखकर नचिकेत ने ठंडी मुस्कान दी। वह वागधीश की ओर कूद पड़ा और भी आग छोड़ी। आग वागधीश के अग्नि कवच को भेदती हुई आगे बढ़ी और कवच कमजोर पड़ने लगा। नचिकेत की अग्नि गदा से भी कई लपटें निकली और उसके हमलों को और मजबूत कर दिया। जब भीड़ ने ये देखा तो उनके चेहरे सख्त हो गए। नचिकेत का शरीर अग्नि में था। वह वागधीश की अग्नि को सोख सकता था। वह वागधीश की 9 ज्वालाओं को भी सोख सकता था। वागधीश उसके सामने क्या कर सकता था? वागधीश खतरे में है, भीड़ ने कहा। भीड़ ने वागधीश के अग्नि कवच के चारों ओर एक भंवर बनते देखा। भंवर उसकी अग्नि को सोख रहा था। इसी समय वागधीश की 9 ज्वालाएं उसके शरीर में वापस आ गई। वागधीश अपनी 9 ज्वालाओं को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता था, अन्यथा वह अपनी पूरी सुरक्षा खो देता। जब उसकी 9 ज्वालाएं बाहर होती तो उसका प्रतिद्वंद भी उन्हें निगल सकता था। वागधीश अपनी ज्वाला खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वापस आओ, वागधीश ने चिल्लाते हुए कहा। वागधीश ने खतरे को भांप लिया। उसके हाव भाव नहीं बदले। उसने अपनी अग्नि को अपने शरीर में वापस बुला लिया था। अग्नि उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसके शरीर में 9 लपटें चमक रही थी। उसके प्रतिद्वंदी की अग्नि अभी भी उसके शरीर को भेद नहीं पा रही थी। हालांकि इसी समय नचिकेत की अग्नि गदा वागधीश के शरीर पर टूट पड़ी। एक भयानक आग जो किसी भी चीज को विस्फोट कर सकती थी, वागधीश के महत्वपूर्ण अंगों पर टूट पड़ी। उस अग्नि ने वागधीश की शक्ति को दबा दिया। खांसी खांसी वागधीश दर्द से करा उठा और खून खांसते और आग उगलते हुए दूर उड़ गया। वागधीश अब और स्थिर नहीं रह सका। एक भयानक आग उसके शरीर को जला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्रतिद्वंदी की आग ने उसके शरीर में आग के बीज बो दिए हो। वागधीश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंतरिक अग्नि को उन अग्नि बीजों की ओर प्रेरित किया। उसे उनसे छुटकारा पाना था। हालांकि इसी समय नचिकेता दुष्टता से मुस्कुराया। वह धीरे धीरे वागधीश की ओर बढ़ा। नचिकेत एक शाइन का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने जीवन में बहुत कुछ झेला था। अपने जीवन में विभिन्न घटनाओं के दौरान उसे कई बार चुना गया और हटाया गया। उसने भयानक युद्ध भी लड़े थे और कई लोगों को मारा था। वह फायर शाइन के 3 सबसे शक्तिशाली साधना सम्राटों में से एक था। वह फायर शाइन का एक मुख्य शिष्य था। वह फायर शाइन का एक महत्वपूर्ण तत्व था। समान स्तर के अधिकांश लोग उससे बहुत पीछे थे, इसलिए वे कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाए। अरे नहीं, फायर शाइन का शक्तिशाली योद्धा वागधीश को मारना चाहता है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। कई लोगों की भेतनी यह 9 के महाद्वीप की बैठक थी और अब ये नरसंहार में बदलने वाला था। फायर शाइन का शक्तिशाली योद्धा अकेला नहीं है। शाइनों के अन्य प्रतिभाशाली योद्धा भी अपने विरोधियों को मारना चाहते हैं। भीड़ ने हैरान होकर कहा। युद्ध देखते हुए उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वागधीश आहिल ने कहा। आहिल ने मुंह बनाया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? आहिल ने सोचा। इस समय दिया बेहद घबराई हुई लग रही थी और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। उसके होंठ काटने लगे और खून बहने लगा। इधर वागधीश ने अपनी आंखें खोली। वह जल रहा था और अपने प्रतिद्वंदी को घूर रहा था। कितनी तेज आग है, यह मेरी हो जाएगी और मैं महान सम्राट स्तर को भेज दूंगा। नचिकेत ने वागधीश की आग को लालच से घूरते हुए कहा। वागधीश की आग उसके लिए बेहद फायदेमंद थी। वागधीश के पास सिर्फ अग्निशक्ति ही नहीं थी, वह आत्मा पर भी हमला कर सकता था। हालांकि वह पहले ही इन्हें आजमा चुका था और नचिकेत के सामने ये बेकार थे, क्योंकि नचिकेत उन पर अत्याचार करने में कामयाब हो जाता था। इस समय वागधीश उन्माद में डूब गया। नचिकेत की आग उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। वागधीश ने उसे रोका तक नहीं। उसने दोनों हाथों से अग्नि गदा का हैंडल पकड़ लिया और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जलने लगी। वागधीश ने चुनौती भरे स्वर में चीख मारी। एक भयानक अग्नि ऊर्जा हवा में उठी। वागधीश आग के सागर में बदल गया। अग्नि गधा को नष्ट कर दिया और नचिकेत की ओर बढ़ गया। ये देखकर नचिकेत चौंक गया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अग्नि पक्षी प्रकट हुआ। वह वागधीश की अग्नि को सोख लेना चाहता था। हालांकि वागधीश की अग्नि लगातार फैलती जा रही थी। ये देखकर नचिकेत हैरान रह गया। उसने वागधीश के अग्नि के हमले से खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और आगे की ओर कूद पड़ा, जबकि उसकी अपनी अग्नि ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। नचिकेता अग्नि में गायब हो गया और फिर कहीं और प्रकट हो गया। वो मुझे घायल करने में कामयाब हो गया।
नचिकेत ने सोचा वो अपने ही हाथों को घूर रहा था। उसके हाथ वागधीश की आग से झुलसकर काले पड़ गए थे। नचिकेत ने मुंह बनाया और हत्या की आंखों से वागधीश को घूरने लगा। एक भयानक ज्वाला उठी और उसे घेर लिया। वागधीश का चेहरा पीला पड़ गया। नचिकेत सचमुच उसे मार डालना चाहता था। नचिकेत जहां था वहां से गायब हो गया और आग की परछाई में बदल गया। वागधीश ने अपने हाथ हिलाए और एक धकती आग में 9 भयानक लपटें पैदा कर दी। जले हुए हाथों के बावजूद नचिकेत ने वागधीश की आग बुझाई और फिर वागधीश की ओर फिर से कूद पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और वागधीश फिर से खून की खांसी के साथ पीछे की ओर उड़ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी समय युद्धभूमि के दूसरी ओर भूषण दर्द से करा उठा। उसके शरीर पर बर्फ का एक प्रहार हुआ। उसे लगा कि वह बर्फ की मूर्ति में बदल जाएगा। शाइन का योद्धा उसे मार डालना चाहता था। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के 10 प्रतिभाशाली लोगों में से 2 घायल हो गए हैं। वे खतरे में हैं, भीड़ ने कहा। भीड़ ने भय चढ़ाए। उनके चेहरे सख्त हो गए। दक्ष जो चिराग के खिलाफ लड़ रहा था ने भी देखा कि उसके आसपास बैठक में मौजूद अन्य प्रतिभागियों के लिए स्थिति बिगड़ रही थी। वह गुस्से में दिख रहा था। तुम यहाँ साधना पर विचार विमर्श करने नहीं आए हो। तुम यहाँ हमसे अपनी तुलना करने नहीं आए हो। तुम यहाँ हमारा वध करने आए हो। श्राइनों के शक्तिशाली योद्धा हमें मारने आए हैं। दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल एक भयानक प्राचीन ऊर्जा प्रकट हुई और दक्ष के शरीर से एक प्राचीन वृक्ष निकला जो उसके पीछे हवा में तैर रहा था। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और भयानक राक्षसी और मृत्यु ऊर्जाएं उसकी मुट्ठी में एकत्रित हुई। उसने चिराग की दिशा में मुक्का मारा और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। फिर दक्ष तेजी से आगे बढ़ा और वागधीश के पास उतरा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास महान शाही हथियार हैं तो उनका इस्तेमाल करो। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वे यहाँ साधना पर विचार विमर्श करने नहीं आए हैं। वे हमें मारने आए हैं। दक्ष अच्छी तरह समझता था कि उनके महान शाही हथियार शायद शाइनों के हथियारों जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे खतरे में थे। उन्हें हथियारों का सहारा लेना ही था। यही उनका आखिरी सहारा था। इस समय 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दक्ष योद्धाओं के भाव गंभीर थे। वे दक्ष से सहमत थे। श्राइनों के प्रतिभाशाली लोग साधना पर विचार विमर्श करने नहीं बल्कि उन्हें मारने आए थे। उन्हें अब और दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर वे साधना पर विचार विमर्श करने आए होते तो अपने विरोधियों को हराने के बाद लड़ना बंद कर देते। लेकिन वागधीश पहले ही हार चुका था और उसका प्रतिद्वंद भी उस पर हमला करता रहा। इस समय 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दक्ष योद्धाओं के भाव गंभीर थे। वे दक्ष से सहमत थे। श्राइनों के प्रतिभाशाली लोग साधना पर विचार विमर्श करने नहीं बल्कि उन्हें मारने आए थे। उन्हें अब और दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर वे साधना पर विचार विमर्श करने आए होते तो अपने विरोधियों को हराने के बाद लड़ना बंद कर देते। लेकिन वागधीश पहले ही हार चुका था और उसका प्रतिद्वंद भी उस पर हमला करता रहा। सभी ने देखा कि वे लोग वहां साधना पर विचार विमर्श करने नहीं बल्कि हत्या करने आए थे। इधर चिराग हैरान रह गया। दक्ष पागल हो रहा था और उसके शरीर के अंदर एक खास वृक्ष था। वह एक शाइन से था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह वृक्ष डार्क नाइट क्षेत्र के गॉडली वैली से है। यह एक प्राचीन संजीवनी वृक्ष था। दक्ष ने उसे मुक्का मारकर उड़ा दिया था। वह गुस्से से लाल हो गया था। उसने दक्ष और वागधीश की तरफ देखा। फिर वह कूदकर दक्ष और वागधीश के पीछे जा उतरा, जबकि नचिकेत उनके आगे था। भयानक ऊर्जा ने हवा को भर दिया। यह अविश्वसनीय था। नचिकेत, चलो एक खेल खेलते हैं। देखते हैं कि उन्हें पहले कौन मारता है। चिराग ने नचिकेत से कहा। नचिकेत की आंखें आग की लपटों से भर गई। उसके हाथ में भयानक ज्वाला प्रकट हुई जो अग्नि गदा में बदल गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं भी यही करना चाहता था। वे दोनों लोग दक्ष और वागधीश को मार डालेंगे। वे बहुत क्रूर है, भीड़ ने कहा। भीड़ कांप रही थी। कई लोग गुस्से में थे। दक्ष और बाकी लोग 9 द्वीपों के महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली साधना सम्राट थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था। अब शाइनों ने अपने ही प्रतिभाशाली लोगों को उन पर अचानक हमला करने और उन्हें मार डालने के लिए भेज दिया था। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये का श्राइनों के मुख्य शिष्य हैं। वे स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। अगर दक्ष और बाकी लोगों ने लंबे समय तक किसी श्राइन में साधना की होती तो वे निश्चित रूप से उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते। भीड़ में से किसी ने कहा, वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। उन्हें बेजोड़ योद्धा बनने के लिए बस और समय चाहिए।
शाइन नहीं चाहते कि वे और मजबूत बने। किसी और ने कहा इस समय कई लोग नाराज थे। शाइनों ने हाथ मिला लिया था और 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के प्रतिभाशाली लोगों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने अपने मुख्य शिष्यों को उन पर हमला करने भेज दिया था। 10 शाइन बहुत ही क्रूर हैं। डिवाइन फायर सिटी के कुछ लोग गुस्से से चिल्लाए। यहाँ तक कि जो युद्ध चरणों से बाहर थे और जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था वे भी क्रोधित थे। हालांकि वे क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। वे श्राइनों के प्रतिभाशाली योद्धाओं से नहीं लड़ सकते थे। श्राइनों के शक्तिशाली योद्धाओं के लिए जो हटा दिए गए थे वे छोटे छोटे कीड़े थे। श्राइनों के प्रतिभाशाली योद्धा 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के शीर्ष 10 योद्धाओं को मारना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वे उन लोगों को आसानी से मार सकते थे जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था। हालांकि भील को समझ नहीं आ रहा था कि शाइन ने सभा के प्रतिभाशाली लोगों पर हमला करने के लिए हाथ क्यों मिलाया था। क्या इसकी वजह फॉर्चून श्राइन थी? आखिर उन 10 लोगों को फॉर्चून श्राइन का शिष्य बनना था। इधर युद्ध मंच पर चिराग और नचिकेत ने दक्ष और वागधीश पर हमला कर दिया। अग्नि और दानव ऊर्जाएं आपस में गुती हुई थी। चिराग राक्षसी ऊर्जाओं से घिरा हुआ था और नचिकेत अपनी अग्नि गदा पकड़े हुए था। वे दोनों अपने विरोधियों को मारना चाहते थे। दक्ष ने उन्हें ठंडेपन से देखा। उसने वागधीश से कहा, वागधीश चिराग के हमले को रोको, मैं फायर शाइन वाले आदमी पर हमला करूंगा। नचिकेत ने अभी तक दक्ष के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन उसने चिराग के साथ शर्त लगाई थी कि वे पहले दक्ष और वागधीश को मारना चाहते हैं। दक्ष इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अचानक हमला करने वाला था। ठीक है, मेरे पास महान शाही हथियार हैं, मैं उसे रोकने के लिए उनका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये लोग शाइनों से हैं और उनके पास भी शायद शक्तिशाली महान शाही हथियार होंगे। अगर वे उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम मर जाएंगे। वागधीश ने कहा, इसीलिए उसने कोई महान शाही हथियार नहीं निकाला था क्योंकि शाइनों के सदस्यों के पास शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार थे। कोई चारा नहीं है, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम सब यहीं मर जाएंगे। दक्ष ने कहा, अभी वे दोनों टेलीपैथी का उपयोग करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे और बात पल भर में खत्म हो गई। उसने अपने चारों ओर भयानक मात्रा में वायु और शून्य क्षेत्र की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं छोड़ी और नचिकेत की ओर बढ़ गया। क्या तुम भागने की तैयारी कर रहे हो? नचिकेत ने दक्ष को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, इस तरह की वायु ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेज गति से आगे बढ़ने के लिए अच्छी होती है। युद्ध का मैदान बहुत छोटा था। उसे लगा कि दक्ष भागना चाहता है। उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह शिकार देख रहा हो। नचिकेत की अग्नि गधा की आग और भी तेज हो गई। आखिरकार उसने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं जो पहले स्थान पर है वह कितना शक्तिशाली है। फिर वह दक्ष की ओर बढ़ा। साथ ही उसने अपनी अग्नि गदा उठाए और उसमें आग संघनित करना जारी रखा। दक्ष ने अपनी मुठियां उठाए और मुंह के मारे। एक तेज हवा चलने लगी और ऊर्जाओं ने आकाश को ढक दिया। नचिकेत की आंखों में और भी लपटें उभर आए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष की ओर दौड़ा। उसकी आग और भी तेज होती गई। अगर वह आग दक्ष के शरीर में घुस जाती तो उसका भौतिक शरीर उसका प्रतिरोध नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वागधीश भी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि वह एक अग्नि परिवार से था। इसी समय दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और एक प्राचीन कड़ाही प्रकट हुई। ये प्राचीन मृत्यु कड़ाही थी। डंग प्राचीन मृत्यु कड़ाही गूंज उठी और नचिकेत की ओर बढ़ी। उसके चारों ओर घातक ऊर्जाएं घूम रही थी। दक्ष ने नचिकेत की आत्मा पर हमला करने के लिए जितनी ऊर्जा अंदर से इकट्ठा कर सकता था इकट्ठा कर ली थी और मृत्यु कड़ाही में डाल दी। मृत्यु की ध्वनि तरंगे कड़ाही से बाहर निकलने लगी। कड़ाही के आसपास की हर चीज मृत्यु की गंध से महका रही थी। डंग मृत्यु कड़ाही फिर से बज उठी। नचिकेत कड़ाही से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसका शरीर पहले ही काला पड़ चुका था और उसकी आत्मा कांप रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कुचल दिया जाएगा। मृत्यु का इरादा उस पर हावी हो गया और उसकी लपटों पर टूट पड़ा। इसी समय दक्ष ने मृत्यु तलवारें छोड़ दी। उसकी मृत्यु का इरादा आश्चर्यजनक रूप से प्रबल था। दक्ष हवा की तरह भयानक तेजी से पलक झपकते ही नचिकेत के सामने प्रकट हो गया। नचिकेत अपने शरीर को क्षत विक्षत कर रही मृत्यु ऊर्जा से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने दक्ष को अपने सामने आते देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। मरो, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी राक्षसी आवाज ने नचिकेत के कान के पर्दे हिला दिए। दक्ष ने अपनी मुट्ठी उठाई और नचिकेत के सिर पर गुस्से से मुक्का मारा। इधर दक्ष को घूरते हुए नचिकेत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसकी आंखों से 2 जानलेवा आग की लपटें निकल आई। दक्ष को खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुक्का मारना जारी रखा। कितना पागलपन है!
दर्शकों ने ये देखकर कहा, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। नचिकेत फायर शाइन से आया एक शक्तिशाली अग्नि योद्धा था। दक्ष ने उस पर हमला करने के लिए बहुत जोखिम उठाया। विस्फोट! नचिकेत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नचिकेत आग की लपटों से घिर गया और हवा में ऊपर उठ गया। प्राचीन मृत्यु कड़ाही उसके पीछे छे चली, जिससे वह सुन्नसा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अनमोल खजाना है, दक्ष ने सोचा। दक्ष ने उसकी आंखों को गौर से देखा। नचिकेत ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों के दोनों तरफ खून दिखाई दे रहा था। उसने दक्ष को घरा। कितना भयानक है! दक्ष ने आश्चर्यजनक रूप से नचिकेत के सिर को लगभग नष्ट कर दिया था। उसका मुक्का नचिकेत के चेहरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगर पहुंच जाता तो दक्ष की ताकत से उसका सिर फट जाता। शक्तिशाली योद्धाओं ने कहा। इधर वागधीश ने चिराग के हमले को रोकने के लिए एक महान शाही हथियार का इस्तेमाल किया। अन्य योद्धा भी अधिकाधिक भयानक होते जा रहे थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के शक्तिशाली योद्धा एक साथ एकत्रित हुए। आनंद ने भूषण को बचाया था, जो लगभग मारा जा चुका था। अब वह सब एक ही समूह के थे। शाइन के लोग उन्हें मार डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें एकजुट होना पड़ा। बहुत बढ़िया! इधर नचिकेत ने गुस्से से कहा। नचिकेत की अग्नि गदा अग्नि रोशनी में बदल गई और उसके शरीर में वापस चली गई। इसी समय उसके हाथों में 2 और अग्नि गदाएं फिर से प्रकट हुई। वे 3 मीटर लंबी थी और आग से भरी हुई थी। वे भयानक लग रही थी। इधर चिराग अब एक राक्षस राजा का कवच पहने हुए था और एक राक्षस देवता जैसा लग रहा था। कोई भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। अरे नहीं, शाइनों के शक्तिशाली योद्धाओं के पास अत्यंत शक्तिशाली महान शाही हथियार हैं, भीड़ ने कहा। भीड़ और भी ज्यादा हिल गई। हालांकि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के शीर्ष प्रतिभागी गिर चुके थे। युद्ध उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा था और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। इधर भाव्या दक्ष के प्राचीन मृत्यु कड़ाही को घूर रही थी, जैसा कि उम्मीद थी। वह सचमुच वही था, लेकिन इस समय वह दक्ष के बारे में चिंतित थी। वह समझना चाहती थी कि 10 श्राइनों ने उनके खिलाफ लड़ने के लिए हाथ क्यों मिलाया था। आखिर हुआ क्या था? ये सब क्यों हो रहा था? श्राइनों का दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसी घटनाएं तब तक नहीं होती जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना हो। क्या वे फॉर्चून शाइन के नए अनुयायियों पर अत्याचार करना चाहते थे? भाव्या ने सोचा। भाव्या अकेली नहीं थी जो घबराई हुई थी, बल्कि हर कोई घबराया हुआ था। क्यों? जीशान ने गुस्से से पूछा। वह भी दूसरों के साथ इकट्ठा हो गया था। वह शाइनों के सदस्यों को घूर रहा था। हम महाद्वीप के विभिन्न स्थानों से आए हैं। हम यहाँ 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शामिल होने आए हैं। हमने अपने साधना स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की। हम एक शाइन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन आप हम 10 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं पर, जो इस बैठक के सदस्य हैं, आक्रमण क्यों कर रहे हैं? जीशान ने पूछा। जीशान की आकाश अवशोषण स्वर्गीय ऊर्जा हवा में फैल रही थी। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह खुश कैसे हो सकता था? वह गुस्से में था। इधर बाकी सब भी यही सोच रहे थे। क्यों? शाइन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? हालांकि शाइनों के किसी भी शिष्य ने उत्तर नहीं दिया। वह अपने महानशाही हथियार पकड़े हुए थे और उनसे ऊर्जा निकल रही थी। इधर मानस मंत्र जपता रहा। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसके हाथ में एक बौद्ध माला दिखाई दी और उसके चारों ओर प्रकाश का एक भयानक पर्दा छा गया।